हेलो दोस्तों, मैं कमलेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल तक्षशिला स्टूडेंट टाइम्स में। तो आज मैं आपको रासायनिक बंध के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों के फोन आए थे कि सर रासायनिक बंध के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो आज रासायनिक बंध की ही बात करते हैं। तो भाई रासायनिक बंध क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो देखो रासायनिक बंध किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि मान लो आपके दो परमाणु हैं या दो से अधिक परमाणु हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। सपोज मान लो जैसे ये A है और ये B है, आपके दो परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य क्या होगा? एक आकर्षण बल लगेगा। तो लगने वाला जो आपका आकर्षण बल है उसको ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। तो ये जो आप इन दोनों के लगने वाला जो आकर्षण है उसको ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक बंध कहेंगे। अर्थात दो या अधिक परमाणुओं के मध्य जो आपका क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। तो ये हम आपको यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। दो या अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल जो है आपका क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। ये हो गया आपका रासायनिक बंध। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रासायनिक बंध हैं ये होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला तो है आपका वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा जो है वो है आपका सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और तीसरा है आपका उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। अब जो आपका वैद्युत संयोजी बंध है इसको हम आयनिक बंध भी कहते हैं, और जो आपका सहसंयोजी बंध है इसको हम आणविक बंध भी कहते हैं। अब इन दो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका वैद्युत संयोजी बंध क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या या आयनिक बॉन्ड क्या है? तो क्या होता है कि आपका मान लो कोई दो परमाणु है, तो दो परमाणु में क्या होता है, कोई एक परमाणु क्या करे? अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को दे दे, जिससे क्या होता है? उस परमाणु पे तो आ जाता है धनावेश, और जो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो क्या होता है? उसके मध्य जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इसको हम आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनके, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर चले जाएं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बने, स्थानांतरण से जो बंध बने उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। अब इसी प्रकार के बंध आयनों के मध्य बनते हैं, इसलिए इसको हम आयनिक बंध भी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपका Na है और Cl है, तो होता क्या है कि Cl के तो वाहकन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Na के वाहकन कोष में 1। तो Na क्या करेगा? अपना ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों को अपना स्टेप पूर्ण करना है, तो स्टेप पूर्ण करने के लिए Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, जिससे क्या होता है? आपका Na पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज रहता है। तो ये जो बॉन्ड बना आयनों के मध्य बना, इसलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये बना किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो ये क्या है आपका? वैद्युत संयोजी बंध का एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं सहसंयोजी बंध या फिर आणविक बंध। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बने। यहां पर पता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, अब इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध जो है आपका क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब इसी प्रकार के बंध जो है वो अणुओं के बंध बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आणविक बंध भी कहते हैं। अब रियल में क्या होता है कि मान लो कि जैसे आपके
अणु है कोई सा भी, सपोज हम आपको एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं, जैसे मान लो Cl2 है, तो Cl2 में हमें दिखाना है, तो Cl2 में क्या होगा कि आपके दो क्लोरीन परमाणु हैं, दोनों के आटम कोष में कितने कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब होगा क्या, दोनों को अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए दोनों क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया ना, तो क्या हो जाएगा, इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड, अर्थात जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो ये कौन से बंध का, एकल बंध का निर्माण करेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल O2 का दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन के आत्म कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने दिखा दिया आपको। अब इनको अष्टक पूर्ण करना है, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की गिनती इनके पास 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्होंने कितने का, दो का साझा किया, इनका अष्टक पूर्ण हुआ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, साझेदारी वाले के तो 4 इसमें भी काउंट किए जाएंगे, इस वाले ऑक्सीजन में काउंट किए जाएंगे, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन मतलब है वो आपका डबल बॉन्ड बनाता है। फिर हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन की बात करें N2 की, तो नाइट्रोजन का क्या होता है आपका, 2 N परमाणु होते हैं और इनके आटम कोष में होते हैं आपके कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, तो इनके मध्य क्या बन जाता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो अब आपको ये बताने वाले हैं कि जब एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा हो तो एकल बंध बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो आपका द्विबंध बनता है, और तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो आपका क्या बनता है, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब फिर बात करते हैं कि जो आपका सहसंयोजक बंध है इसके प्रकार की। अब होता क्या है, ये थोड़ा सा विचित्र है। वैसे क्या होता है, लोगों को लगभग यही पता होता है कि सहसंयोजक बंध जो दो प्रकार के होते हैं, मुझे भी यही पता है कि सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सहसंयोजक बंध का जो डिवाइडेशन है वो दो प्रकार से होता है। यदि हम इसका डिवाइडेशन विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखें, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखें, तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक तो आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और दूसरा जो है वो है आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये दो प्रकार के हैं। अभी दूसरा हम बात करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है और आपका एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, ये इन्हें कैसे कहते हैं, तो जो आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, तो अध्रुवीय का मतलब क्या है, जिसके पास ध्रुवता ना, तो हम आपको बता दें कि जो आपका क्या होता है, समान विद्युत ऋणात्मक, समान विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य बनने वाला सहसंयोजक बंध, मतलब जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं कैसी हो, समान हो। तो समान विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाला जो आपका सहसंयोजक बंध होता है, बनने वाला सहसंयोजक बंध, वो कहलाता है आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने आपको दिखाए हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें सभी समान प्रकार के परमाणु थे ना, समान प्रकार के परमाणुओं में बना, समान प्रकार के परमाणु है तो विद्युत ऋणात्मकता भी उनकी क्या होगी, समान होगी। तो समान प्रकार के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण क्या हुआ, जो आपका सहसंयोजक बंध बना वो क्या कहलाया, आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर समान की जगह क्या हो जाएगा, असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले। तो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बनने वाला, परमाणुओं के मध्य बनने वाला सहसंयोजक बंध। तो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो आपका सहसंयोजक बंध है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको एग्जांपल दिखा दें H और Cl, तो HCl के मध्य जो आपका सहसंयोजक बंध बनता
कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, चलो हम आपको CH3 CH का दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका कार्बन और क्लोरीन है इनकी विद्युतात्मकता में क्या होता है, अंतर होता है। अर्थात इन दोनों की विद्युतात्मकता कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो विद्युतात्मकता भिन्न भिन्न हो या असमान हो, उनके मध्य जो आपका सहसंयोजक बंध बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे, जैसे कि आपका ये था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने कहा था कि आपका सहसंयोजक बंध जो है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया। तो विद्युतात्मकता के आधार पर देखा तो ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब जो इसका जो दूसरा पार्ट है, यहां से ले लेते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है अतिव्यापन के आधार पर। किसके आधार पर, अतिव्यापन के आधार पर। अगर हम अतिव्यापन के आधार पर देखें तो भी आपके सहसंयोजक बंध जो हैं वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक तो सिग्मा बंध और दूसरा जो है वो है आपका पाई बंध। एक है आपका सिग्मा बंध, दूसरा कौन सा है, पाई बंध। अब सिग्मा बंध किसे कहते हैं, तो सिग्मा बंध क्या होता है कि अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बने, किससे बने, अक्षीय अतिव्यापन से। तो अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध, बनने वाला बंध, अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध जो है वो क्या कहलाता है, आपका सिग्मा बंध कहलाता है। अर्थात जितने भी आपके, जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड हो या आपके पास डबल बॉन्ड हो या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनमें क्या है, सभी में एक सिग्मा बंध होता है। क्या होता है आपका, एक सिग्मा बंध सभी में पाया जाता है। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई है। अब बात करते हैं पाई बंध की। तो पाई बंध क्या है कि पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध। भाई पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाई बंध। अब हम आपको इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अब ऐसे वैसे तो हम आपको जहां संकरण पढ़ाएंगे वहां पर इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। यहां तो केवल केमिकल बॉन्ड की बात है, इसलिए हम आपको सीधा सीधा एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं C2H4, यानी कि हम आपका एथिलीन लेते हैं। तो एथिलीन में किस प्रकार से आपका सिग्मा और पाई बंध बनेगा। तो होता क्या है कि एथिलीन का जो आपका कार्बन है वो sp2 संतुलित होता है। तो sp2 संतुलित होने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, आपकी त्रिकोणीय होगी। तो देखो अब ये कार्बन है, ये इन दोनों में कौन सा संकरण है, sp2। तो sp2 के कारण इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय। तो त्रिकोणीय में क्या हो जाएगा कि एक तो इनकी जो कक्षक है sp2 कक्षक वो आपस में ओवरलैपिंग कर देंगी और दो क्या करेंगी, हाइड्रोजन के साथ ये अक्षीय अतिव्यापन कर लेंगी। ये एक्सिस ओवरलैपिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो ओवरलैपिंग की है ना, तो इसका मतलब है कि अभी केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। अब पार्शियल अतिव्यापन में क्या होगा, थोड़ा सा समझ लो। कैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि संकरण sp2 है तो इसका मतलब आयतन के 1s और आपका 1p। अब क्या होगा, ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट थी, यदि मैं एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां चला जाएगा, p में। कुछ इस प्रकार से s में 2 थे और p में आपके 2 थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहां पर क्या रहता है, एक्साइटेड स्टेट में सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। संकरण sp2 है तो 1s और 2p ने आपस में भाग लिया तो एक अभी असंतुलित कक्षक बच गई। तो ये जो असंतुलित कक्षक है वो क्या होती है, कार्बन पर लंबवत इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। और पार्श्व जो है इनके पार्श्वीय अतिव्यापन, तो इसके जो पार्श्व है वो आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं। तो आपकी संरचना क्या बनी, C, सिंगल बॉन्ड C, H H H और H। ये तो हमने केवल अभी आपको ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग थी उनके दिखाए। अब ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग हमने ऊपर और नीचे ये देखो आपको डॉट डॉट करके दिखाए हैं, तो ये एक बॉन्ड बना। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और आपका ये भी सिग्मा है। तो ये आपके इस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, सहसंयोजक बंध का अंत होगा। अब बात करते हैं तीसरा जो इसका पार्ट था। इसका तीसरा पार्ट कौन सा था, उपसहसंयोजक बंध। अब भाई उपसहसंयोजक बंध की बात करते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध क्या है, तो क्या होता है, यह आपका एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है। अब विशेष प्रकार का कैसे सहसंयोजी बंध हुआ, तो इसमें क्या होता
वो इसमें भी थोड़ा सा वर्क करता है। वो वर्क करता कैसे? तो क्या होगा कि मान लो कोई आपका परमाणु है, तो पहले तो क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा तब वो क्या करेगा, उन परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होगा, और किस बंध का, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब क्या होगा कि उपसहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक एरो द्वारा शो करते हैं, एक एरो के द्वारा। तो एरो की जो दिशा है वो आपकी दाता से ग्राही की ओर होता है, मतलब जो देता है उससे जो ग्रहण करता है उसकी ओर होता है। तो उपसहसंयोजक बंध कहते कैसे या क्या है, तो ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। और किस परमाणु द्वारा दिया जाएगा, तो उस परमाणु द्वारा दिया जाएगा जिसका अष्टक पहले से हो। तो उस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा जिसका अष्टक पूर्ण हो, यानी कि किसके द्वारा दिया जाएगा, जिसका अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज मान लो जैसे हमने आपको दिखाया H2SO4, तो H2SO4 में हम देखो क्या करते हैं, ये रहा S के वातन कोष में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब आपके पास ऑक्सीजन 4 है, तो हमने ऑक्सीजन भी दिखाई 1 2 3 और ये 4। इसके बाद आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने आपको दिखा दिए एक H ये और एक H ये। अब देखो ऑक्सीजन के पास भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी दिखा दिया। तो पहले किस प्रकार से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो हाइड्रोजन का तो हो गया भाई, क्योंकि हाइड्रोजन के वातन कोष और अंतिम कोष में केवल क्योंकि 1s कक्षक है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, अर्थात हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 7 हुई, क्योंकि अभी इन्होंने 1 1 का किया, तो ये क्या करेंगे, 1 1 साझा कर लेंगे किससे, सल्फर से। तो सल्फर के वातन कोष में 6 थे, तो सल्फर ने 1 इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से, यानी कि 2 ऑक्सीजन से साझा किया, तो इनका भी अष्टक पूर्ण हो गया। यानी कि इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का, इस हाइड्रोजन का, इस सल्फर का, इस हाइड्रोजन का सबका अष्टक पूर्ण हो गया, अर्थात इन सभी ने सहसंयोजक बंध बना लिए। अब बात आई इन 2 ऑक्सीजन की, अब ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो अब क्या करेगा, सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को देगा, और इस वाले ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन को देगा। तो ये जो आपके ये 2 बॉन्ड बने यानी उपसहसंयोजक बने, क्योंकि इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आपका उस परमाणु द्वारा दिया गया है जिसका अष्टक क्या है, पहले से पूर्ण है। तो ये आपका किस प्रकार से इसकी संरचना आएगी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, H सिंगल बॉन्ड O S सिंगल बॉन्ड O H और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस प्रकार से ये आ गई। तो यहां पर क्या है, जो एरो की दिशा है वो सल्फर से ऑक्सीजन की ओर है, इसका मतलब क्या है कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो इसी के साथ आपका क्या है, बॉन्ड जो है वो फिनिश होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।